आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से अपनी क्लास अनसॉल्व पेपर की। दो बच्चा नहीं पढ़ाया गया बच्चा। सेट नंबर 4 है 2024 का 824 IM। और हमने जब चल रहा था पिछला सेट सब कुछ, तो उसमें सेट नंबर 2024 का तीसरा सेट IL सेट तक हम पढ़ा के छोड़े हुए हैं। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। रिवीजन क्लास पढ़ने के बाद हमें पूरा आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि सभी लोग तेजी से बताते चलोगे एक एक क्वेश्चन का आंसर, और हम लोग बढ़ते चलेंगे। ठीक है ना? चलो भैया, देखा जाए यदि तो पहला उपभाग, हम लोग हर बार सबको पता है कि उपभाग नंबर 2 ही हल करते हैं। उपभाग नंबर 2, ठीक है ना? केमिस्ट्री का भाग हल करते हैं। केमिस्ट्री मान के चलो कि जो हमने 10 सेट पीछे पढ़ाया है, कुछ भी नहीं जो पढ़ा अभी भी है। केमिस्ट्री की तनिक भी तैयारी अगर नहीं है, कुछ नहीं करना। 18 तो प्लेलिस्ट अपलोड है रिवीजन क्लास की, और बाकी 10 वीडियो की प्लेलिस्ट अपलोड है अनसॉल्व पेपर की। उतना भी देखकर चले जाओगे ना तो कंफर्म है 20 में 20 आना कोई कठिन बात नहीं है। केमिस्ट्री के 20 में 20 एकदम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये गारंटी है। इतना सा भी तैयार करके चले गए तभी भी। देखते भी आगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु, कराए 8वां नंबर है उपभाग नंबर 2 का, कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। देखो सबको पता है सभी धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में। लेकिन एक धातु है जो कौन सी है भैया, पारा मरकरी, इसमें मरकरी नाम दिया गया। बी नंबर है मरकरी। मरकरी यानी जिसको हम क्या कहते हैं, Hg। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पाई जाती है। देखो भैया सबको पता है मैग्नीशियम ठोस होता है, कॉपर घरों में देखो ठोस होता है, एल्यूमिनियम भी ठोस होता है। लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर किस रूप में पाई जाती है, द्रव के रूप में पाई जाती है। कहा जा रहा है अगला नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन देखो भैया, फटाफट पेपर लेकर बैठे रहो और फटफट क्वेश्चन देखते चलो, हम बोलते चल रहे हैं आंसर। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। ये तो मेंटल हॉस्पिटल के लोग भी बता देंगे कि अम्ल कोई है यदि, क्या यार अम्ल प्लस क्या चीज, क्षार क्रिया करता है तो क्या बनाता है भैया, लवण और जल। इस अभिक्रिया का क्या नाम है, चलो बता दो। गुड, देखो तो रिवीजन करने का कुछ फायदा तो है। ये उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदास होकर लवण और क्या बनाया, जल बनाया। तो आंसर कौन सा सही हुआ इसका जी, आंसर नंबर डी है। 9 का डी नंबर सही है जी, आंसर इसका डी है सही। आगे बढ़ते हैं, ये बी नंबर सही है। 10वां नंबर क्या कह रहा है लल्ला, करा निम्नलिखित अभिक्रिया, अभिक्रिया दिया हुआ है CaCO3 सॉलिड, एस लिखा मतलब सॉलिड है, उष्मा दिया जा रहा है मतलब क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। और CaO सॉलिड मिल रहा है और प्लस CO2 क्या मिल रहा है, गैस। उदाहरण है सुनो, ये दिया है, ध्यान से समझना। ये अभिक्रिया पहले लेसन की एकदम हलवा रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, ठोस है, गर्म कर रहा है, तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो पूछ रहा बताइए कैसे अभिक्रिया हो रही है, क्या यह विस्थापन हो रहा है, क्या कोई किसी को भगा रहा है, नहीं सर जी। क्या यह द्विविस्थापन हो रहा है, क्या आयनों की आपस में अदला बदली हो रही है, नहीं सर जी। क्या यह संयोजन, संयोजन का मतलब कि जुड़ना, क्या यह जुड़ रहा है, जुड़ने का मतलब क्या होता कि कम से कम 2 अभिकारक अणु होता और एक क्या होता, उत्पाद। इधर कई अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसको हम संयोजन या योगात्मक कहते हैं। ठीक है ना? क्या वैसा हो रहा है सर जी, नहीं हो रहा है। तो बचा क्या, अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होना, टूटना। अपघटन का मतलब वियोजित होना, अपघटन और वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। यह क्या हो रहा भैया, टूट रहा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन किस टाइप की अभिक्रिया भैया, अपघटन, अपघटन अभिक्रिया। वियोजन में कौन सा लगा होता है, कौन सा लगा होता है, निकाल लेंगे दांत एक ठो चंडाल, करे कि वियोजन है हो रहा है। वियोजन में उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जिसमें टूटने के बाद पुनः वापस से क्या हो जाता है,
जो उष्मा दी जा रही है उष्मा देने पर वियोजित होता है और उष्मा हटा लेने पर पुनः क्या हो जाता है, अपनी मूल अवस्था को प्राप्त हो जाता है। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया किसी कारक लगाते ही वह दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। चलो भैया आगे आते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा लल्ला हमारे, कह रहा है श्रृंखलन। देखो भैया, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाए। श्रृंखला मतलब श्रृंखला बनाने का गुण। क्या देखे हो कहीं, देखो भैया एक एक विकल्प को लेकर चलते हैं। डी नंबर दिया गया यफ का, डी नंबर दिया यफ, कोई देखो कि ऐसे यफ 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 ऐसे जुड़ा हुआ हो श्रृंखला बना, कोई आज तक देखिए हो कभी भैया? वो यफ यफ अधिक से अधिक दुइयत जुड़ सकता है एक दूसरे से, 3-4 जुड़ नहीं पाए, तो ये गलत है सर जी, श्रृंखला नहीं बना सकता। क्या ऑक्सीजन को देखे हो सी नंबर, ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा हो, ऐसे नहीं ना, 2 ऑक्सीजन जुड़ सकता है मैक्सिमम एक दूसरे से, अब इससे आगे नहीं जुड़ पाएगा। अब सोचो मान लो ऐसे ऐसे जोड़ देंगे, कितना बड़ा जाएगा जी, कभी पॉसिबल नहीं है। आगे अगर हम बात करें नाइट्रोजन का भी, तो नाइट्रोजन भी नहीं हो सकता सर जी, क्योंकि नाइट्रोजन एक दूसरे से ट्रिपल बॉन्ड बनाकर संतुष्ट हो जाता है। श्रृंखला कभी भी ऐसे नहीं बनाएगा कि इस प्रकार से जुड़ता चला जाए बनाता चला, ये भी कभी नहीं बनाएगा। तो किसका गुण देखियो बनाते हो भैया, कार्बन का। कार्बन की श्रृंखला देखिए होगी, कौन सा नंबर है, ए नंबर है। ए नंबर में सी वाला सही है। कैसे सर जी, तो जैसे CH3 CH2 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 देखिए हो ना, चाहे बॉन्ड लगा के चाहे जैसे भी बना लेता है कार्बन, लेकिन इसके अलावा अन्य कोई बना नहीं पाता। आगे कह रहा है लल्ला, कह रहा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में एल्काइन है ये भैया। चलो रिपीट कर देते हैं जी, लेसन नंबर 3 से सवाल पूछा गया, ये लेसन नंबर 3 चौथे लेसन का ये सवाल ये भी था और चौथे लेसन का ये सवाल अभी सभी जानते हैं भैया कि निम्नलिखित में एल्काइन, देखो रिपीट कर देते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 शब्द नाम सुने होंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, केवल एक कलबंध लगा है, केवल एक कलबंध लगा है श्रृंखला में, तो उसको क्या कहते हैं लल्ला, एल्केन। हमारे टमाटरों समझ में आ गया। अगर बात करें एल्कीन, तो एल्कीन का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड। इन किसको कहते हैं, द्विबंध को कहते हैं लल्ला, एल्क धन इन, अगर द्विबंध लगा तो एल्कीन, और एल्काइन का मतलब रसगुल्ला हमारे ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वह क्या कहलाएगा, एल्काइन। तो जरा गौर से देखो, 4 श्रृंखला दिया गया और हमसे पूछा क्या है, बताइए कि इसमें से एल्कीन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 हम सभी को लिखते हैं, बताते हैं एक एक करके सभी के बारे में। CH3 CH द्विबॉन्ड CH2, विकल्प देखो एक विकल्प नहीं, हम लोग चारों विकल्प के बारे में जानते चलेंगे जी, तभी ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी और के बारे में ना पूछा जा सकता है। ए नंबर दिया है, बी नंबर दिया है, CH3 C, अंकित चतुर्वेदी बात मत कर बच्चा। देखो ए भैया जरा बताते चलते हैं इसके आधार पर, एकल बॉन्ड किस में दिख रहा है, चौथे में एकल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब सर जी क्या है, एल्केन है। इस एल्केन का नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन का नाम प्रोप और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, एन, तो इसका नाम है प्रोपेन, प्रोपेन। और सर जी एक प्रकार का कैसा है, एल्केन है, ठीक है। ऊपर वाला इधर आते हैं, यह क्या है सर जी, एल्कीन है। कैसे एल्कीन, ब्यूटीन, वो सोया था, थोड़ा सा दिमाग उसका खोलो नशा, आंख बंद करके सो रहा था कि बाएगा आया ना, तो ब्यूटीन। ये भैया कार्बन, कार्बन के बीच में द्विबंध, द्विबंध जिसमें लगा होता है वह क्या होता है, एल्कीन। सबको पता है एल्क मींस क्या होता है, कार्बन, 2 कार्बन का नाम एथ, एथ धन इन बराबर इसका नाम क्या हो गया, एथीन, और यह एक प्रकार का एल्कीन है। क्या है, हयो एल्कीन है का ना, है एल्कीन ना, अरे दादा रे दादा कर ना, एक अरे द्विबंध ककरी करे लगा ला हमारी घरे,
यही श्रृंखला में लगल है, तद्विबंध लगा है। अब एकल द्वि आ गया तो ये मत कहो कि एल्कीन नहीं है, ये एल्कीन है, द्विबंध लगा तो एल्कीन। तो मेथ एथ प्रोप, तो पहले पर काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो 1 डैश प्रोपीन। देखो तो जो पढ़ा है उसको सब आ रहा होगा, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। अब हाई बचा एल्काइन के लिए, तो एल्काइन तो यही ना बचा लल्ला, एल्काइन हमसे पूछा ट्रिपल बॉन्ड लगा है, सर ये एल्काइन है, तो इस एल्काइन का नाम बता दीजिए। 1 2 3, 3 का प्रोप धन आइन बराबर प्रोपाइन, और यही हमारा क्या है, एल्काइन है। कोई दिक्कत है क्या? हाँ ब्यूटाइन, अच्छा यहां से ब्यूटाइन कर दिया जाए। देखो कुछ लोगों ने इसको काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 एक। अब बात नहीं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्या दे रहा है भैया? कह रहा है कि ईंधन एवं औषधि के रूप में प्रयोग होता है। चलो आ जाते हैं, सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। जो प्रोपेन है यह गैस आती है जी, तो सर जी यह गैस कहां प्रयोग की जाती है? कौन कौन सी? सिलेंडर देखे होंगे सभी के घरों में होगा आज के डेट में, जिसको आज के डेट में हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो यह एलपीजी जो गैस है, तो एलपीजी गैस में लल्ला, एलपीजी गैस में क्या क्या मिला होता है सर जी? इसमें मिला होता है एथेन, हो सकता है पेपर में आ गया। एलपीजी में कौन कौन सी गैस है और एलपीजी का मुख्य गैस कौन है उसको भी जान लो, इस विकल्प को भी जान लेते हैं। एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, यह 3 गैसों से मिलकर एलपीजी का निर्माण होता है। ठीक है ना? एलपीजी का तीनों ही ज्वलनशील है। इस एलपीजी का मुख्य गैस कौन है जो थोड़ी सी भी चिंगारी पकड़ने पर आग पकड़ लेता है? एलपीजी होता है ना, अगर पूरे कमरे में फैली हुई अगर स्विच ऑन ऑफ अगर गलती से कर दिए तो भी पूरे कमरे में आग लग सकती है, आग पकड़ लेगा एक चिंगारी मात्र से। तो वो किसके कारण? तो मुख्य अवयव इसका जो जलाने में काम करता है वह ब्यूटेन है, यह मुख्य अवयव है एलपीजी का। तो सर जी इसमें जो दिख रहा है प्रोपेन, मतलब वो एलपीजी में इस्तेमाल हो रहा है। एलपीजी लाइटर में भैया भरी जाती है, एल्कोहल वो पेट्रोलियम में भरा जाता है, गैस वाला आता है ना, गैस वाला भी आता है और पेट्रोलियम वाला भी आता है, दोनों तरीके के लाइटर आते हैं, तो दोनों भरे जाते हैं। चलो भैया आगे आते हैं। एथेनोइक अम्ल, अरे भैया एथेनोइक पूछा तो एथेनोइक का मामला सबको पता है जी, एथेनोइक CH3COOH, इसका नाम सिरका है या एसिटिक अम्ल, 3 नाम आईपीएससी के अनुसार, मेथ एथ एथेनॉन ओइक, एथेनोइक, सिरका, एसिटिक अम्ल। क्लियर है ना? आगे करते हैं भैया। एथेन का इस्तेमाल किसमें हुआ? एलपीजी बनाने में। तो ए नंबर बचा, ए नंबर 13वां का ए क्या कह रहा है लल्ला? एथेनॉल। एथेनॉल को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल। एल्कोहल, ये इसका फार्मूला कौन सा होता है? C2H5OH। यह जो एल्कोहल है इसका इस्तेमाल हम लोग, देखो आजकल की जितनी भी बाइकें आ रही होंगी क्या करें, उनकी टंकी पर, हमारी भी बाइक पर लगा हुआ, जाकर देखोगे टंकी के ऊपर E20 लिखा हुआ पाओगे, E20 लिखा हुआ पाओगे। मैक्सिमम बाइकें इसमें जो आ रही हैं वो E20 आ रही है। क्यों E20 आ रही भैया? इसलिए ताकि पेट्रोल में E मतलब इथेनॉल, 20 मतलब 20%। पहले की जो पुरानी बाइकें होती थी उसमें प्योर पेट्रोल पड़ता तभी ठीक ठाक चलती थी, अगर थोड़ा भी अगर उसमें इथेनॉल मिला हुआ चला गया तो धीरे धीरे इंजन खराब होने की समस्या आ जाती थी मिलावट की वजह से। तो अब क्या हो गया, ऐसा इंजन बनाया जा रहा है जिसमें E20 यानी 20% अगर इथेनॉल भी है तो इस इंजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंजन आराम से क्या करेगा, चल देगा। ठीक है ना? तो 2 तरह के पेट्रोल बिकता है मार्केट में, जाओगे देखोगे पेट्रोल पंप पर, तो एक तो मिलेगा सस्ता मिलेगा जो शायद 98-95 करीब चल रहा होगा, एक तो 100 के ऊपर मिलेगा, स्पीड के नाम से लिखा जाएगा सुपर या स्पीड एक्स करके मिलेगा, ऐसे करके। तो उसमें क्या 5% होता है इथेनॉल, जो सुपर और जो महंगा है उसमें कितना परसेंट होता है? केवल 5%। जब 5% हो तो कंफर्म बात है कि पेट्रोल ज्यादा माइलेज देगा, माइलेज ज्यादा देगा। अब देखो जैसे अगर किसी ने 1 लीटर डलाया, अंतर समझना, किसी ने 1 लीटर डलाया पेट्रोल, तो उसमें 20%, 1 लीटर ना समझ पे आप आ रहा है तो 100 ml समझो, 100 ml तुमने डलाया पेट्रोल, 100 ml में सुपर वाला डला रहे हो जो 102, 103, 104 रुपया लीटर मिलता है सुपर वाला,
तो उसमें 5% है, तो मतलब प्योर पेट्रोलियम तुम्हारे टंकी में कितना गया, 95 ml गया। ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो कि 98-95 वाला डला रहे हो, तो उसमें कितना 100 ml में आएगा भैया, 80। कितना ml आएगा, 80। प्योर पेट्रोल कितना है, केवल 80, क्योंकि उसमें 20% क्या मिला हुआ है, इथेनॉल। तो माइलेज कौन अधिक देगा, इसीलिए महंगा होता है, और ये क्या होता है, सस्ता होता है। लेकिन दोनों मामला बराबर ही आ जाता है मिला जुला कर। इसका 100 ml डलाने में तुम्हें 12 रुपया लगेगा, 13 रुपया, और इसका 100 ml डलाने में तुम्हारा कितना लगेगा, 9-10 रुपया लगेगा। तो 2-3 रुपया जो बचा वो तुम्हारे माइलेज में खत्म कर दिया। मामला क्लियर हुआ। तो इसके लिए इंजन को बनाना स्टार्ट किया गया, यानी कि इथेनॉल का उपयोग आज के डेट में पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। और इसी इथेनॉल का इस्तेमाल औषधि बनाने में भी की जाती है, खांसी के सिरप, होम्योपैथिक की दवाइयां, इसमें हमें क्या मिलाया गया होता है, एथिल एल्कोहल, यानी कि औषधि और ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है भैया, इथेनॉल का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही हुआ ये हमारा विकल्प। कोई दिक्कत तकलीफ किसी को है क्या, आगे बढ़ा जाए। उपभाग नंबर 2 लिखने वाले में, चलो उपभाग नंबर 2 रिटेन वाला में चलते हैं। हम लोग हैं बहुविकल्पी का खेल हो गया हम लोगों का। उपभाग नंबर 2 आगे, उपभाग 2 बहुविकल्पी हो चुका। अब उपभाग नंबर 2 रिटन वाला में पांचवा का ए देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित का यूपीएससी नाम लिखिए। IUPAC नाम, IUPAC नाम लिखना है। किसका किसका भैया, एच सी, कितना सी है, 3 सी लगा हुआ है और एक ब्रोमीन से। तो इसमें सबसे बड़ी वरीयता किसको दी जाएगी जी, ब्रोमीन को दी जाएगी। तो काउंटिंग वहां से करेंगे जहां पर जुड़ा होगा, जिस कार्बन से 1 2 और 3 कार्बन का नाम प्रोप, पहले पर लगा तो 1 ब्रोमो मेथेट प्रोप, 3 कार्बन का नाम क्या होगा, प्रोप, और सब में एकल बॉन्ड है तो एन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। कोई दिक्कत, एकदम आसान हलवा टाइप का है तो क्वेश्चन है। इसमें था ये 1 नंबर ए में। दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है भैया, देखो दूसरा नंबर भी सेम ऐसे ही दिया है, HCHHC, एकल बॉन्ड H लगा हुआ है, और एकल बॉन्ड C द्विबॉन्ड O और एकल बॉन्ड OH। इस केस को हमने कई बार बताया है, बहुत कंफ्यूजन मत हो जाना यहाँ पर कि यह कीटोन है या OH है ना। देखो किस किस केस में, केस पूरा बता देते हैं। COOH की संरचना दे सकता है, कैसे, तो इसकी संरचना ऐसे C द्विबॉन्ड O OH दे सकता है। तो यह C द्विबॉन्ड O OH अगर एक ही पर लगा है, इसका मतलब यह COOH है। एकल बॉन्ड CHO अगर है तो इसको ऐसे भी दे सकता है, C द्विबॉन्ड O एकल बॉन्ड H, C द्विबॉन्ड O और एकल बॉन्ड H लगा है, इसका मतलब यह क्या है, CHO है। अगर COX, X का मतलब Cl Br I और F कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर, तो C द्विबॉन्ड O एकल बॉन्ड X लगा है तो ये हो जाएगा आइल हैलाइड का। अगर एक इसी तरीके से COOR है तो इसकी एकल बॉन्ड C द्विबॉन्ड O एकल बॉन्ड O एकल बॉन्ड R हो सकता है। तो ऐसे अगर लगे हों तो ये सभी समूह होंगे, ये नहीं कुछ और मान बैठे हैं उससे हम लोग, ठीक है ना। तो इन समूहों के ऐसे शॉर्ट इसकी स्ट्रक्चर पूरे फॉर्मेशन में है। तो सबसे बड़ा कौन है, COOH। सबको पता है कि ये जहां लगा होता है इसको पहला अंकन देते हैं जी, 1 2 और 3 कार्बन का नाम लल्ला प्रोप, और प्रोप में क्या होगा, सभी में एकल बॉन्ड है एन, चलो प्रोपेन, और पहले पर CHO समूह, CHO के लिए क्या होता है, ओइक अम्ल, तो किस पर लगा है, पहले पर, तो 1 ओइक अम्ल जोड़ देंगे, ओइक अम्ल, 1 प्रोपेनोइक अम्ल बन गया जी। कठिन है क्या कोई, एकदम आसान हलवा टाइप का क्वेश्चन है। तो पांचवें का बी क्या कहता है, पांचवें का बी कहता है कि सजातीय क्या करो आराम से, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए, और संयोजन अभिक्रिया के एक उदाहरण, वो भी केवल समीकरण लिखिए, परिभाषा नहीं लिखना। कोष्टक में कह दिया कि केवल क्या लिखिए, समीकरण लिखिए, ठीक है। तो चलो भैया, संयोजन मतलब हमने बताया संयोजन कहे, योगात्मक कहे, ठीक है ना, बात एक ही है। तो योग तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक अणु मिलकर एक ही क्या बनाते हो, उत्पाद। अगर भूल जा रहे हो तो यही याद कर लो भैया, H2 + I2 रिएक्शन क्या बना लेगा जी, 2HI,
यह दोनों मिलकर केवल एक ही बनाएगा। चाहे ये याद रखो, चाहे हम याद कर लें CaO प्लस CO2, यह सभी मिलकर क्या बना लेगा, CaCO3, एक ही उत्पाद बनाएगा। तो ये दोनों की दोनों कैसी अभिक्रिया है, संयोजन या योगात्मक। परिभाषा नहीं लिखना, साफ साफ बोला है इसमें कि केवल क्या लिखिए, समीकरण लिखिए। देखो हमने केवल समीकरण लिख दिया, एक ही लिखना होता है, 2 लिख दो 3 लिख दो, तुम्हारी मर्जी। अब आगे करें दूसरा नंबर, ये बी का पहला था, बी का दूसरा क्या कहता है, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्लियर है ना, क्या होती है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक अणु आपस में संयोग करके केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है? आगे देखो भैया क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। देखो बी नंबर कह रहा है इसका, सॉरी संतुलित समीकरण लिखिए। सेकंड नंबर कह रहा है संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण ही है ना, हाँ लिखिए, लिखिए। कौन सा संतुलित समीकरण दिया भैया, तो कह रहा है बेरियम क्लोराइड। देखो हिंदी में अभिक्रिया लिखा है, अभिक्रिया लिखा है, इसका समीकरण लिखना हमको है, तो इधर आंसर डायरेक्ट लिख रहे हैं, नीचे थोड़ा सा हो सकता है दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे तो रहा है। देखो जी बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस किसको जोड़ रहा है भैया बेरियम क्लोराइड में, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, और रिएक्शन क्या हो रहा है भैया, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और प्लस में क्या कह रहा बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है जी। देखो क्या करना है लल्ला, बेरियम क्लोराइड फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला BaCl2, समीकरण लिखना है, करा कि संतुलित समीकरण लिखिए, यह अभिक्रिया दे दिया। समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित समीकरण, याद करो हमने पढ़ाया हुआ है कि जब आप रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने अभिकारकों और उत्पादों को उनके संकेत चिन्हों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो जो समीकरण प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, और उसके दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, अभिकारक उत्पाद की संख्या क्या होती है, बराबर, तो उसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो पहले हम समीकरण बनाएंगे और फिर उस समीकरण को क्या करेंगे लल्ला, संतुलित करेंगे। तो देखो BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, Al2SO4 का होल का थ्राइस। अब कहोगे थ्राइस कैसे हो गया, तो देखो जी Al की वैलेंसी 3 और SO4 की वैलेंसी 2, त्रिय गुणा करेंगे तो Al2SO4 का होल का थ्राइस बनेगा। क्रिया कराया हमने, करा बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट बना यानी BaSO4, और करा एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब बनेगा AlCl3। Cl की वैलेंसी कितनी होगी, 1, जब 1 होगी तो तिरक मल्टीप्लाई करोगे तो Cl3 और Al कितना होगा, 1। अब इसी को बैलेंस करना है जी, चलो बैलेंस करते हैं सर जी। SO4 कितना दिख रहा है, 3, यहां पे SO4 1, आगे 3 लगा दें, 3SO4 3SO4, लेकिन Ba कितना हो गया 3, आगे 3 लगा देते, Ba कितना हो गया 3, एल्यूमिनियम 3 दुना के, क्लोरीन 3 दुना के 6, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, एल्यूमिनियम 2 बराबर है, हो गया, Ba 3 हो गया, बेरियम 3 हो गया, क्लोरीन 3 दुना के 6, 2 तिहाई 6, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2 1 कम 2, SO4 का थ्रायस है, ये थ्रायस है, ट्वाइस जैसा दिख रहा है थोड़ा सा, ये थ्रायस है, 3 सल्फर है, 3 सल्फर है, ऑक्सीजन 3 चौके 12 है, 3 चौके 12, सब बराबर है ना। यह रहा संतुलित रासायनिक समीकरण। कुछ भी नहीं है केमिस्ट्री का पेपर, आधे घंटे में टोटल केमिस्ट्री हल कर सकते हो क्लास 10th की, अगर अच्छे से तैयार करके जाओगे तो। अब बताओ कितना बहुविकल्पी में समय लगना है, कितना इसमें समय लगना लिखने में जी, कुछ भी समय नहीं है। फटाफट आगे बढ़ते हैं, इतना मामला क्लियर है, किसी को समस्या, आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है जी,
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक, अरे भैया एक तो ये बचपन वाले दोनों की बात पूछ दिया है कि निम्नलिखित छठवां का ए कह रहा है निम्नलिखित तत्वों का क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। पहला नंबर किसका कह रहा भैया, सोडियम, यानी परमाणु क्रमांक देखो पता होना चाहिए जी, परमाणु क्रमांक नहीं दिया है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। और दूसरा कह रहा है क्लोरीन का, तो दूसरा नंबर किसका हो जाएगा, Cl17 का। अब देखो कहा नहीं है कि तीनों नियम से करना है कि एक नियम से, तुम तीनों कर देते, कितना समय लगना है तीनों करने में, आप आओ बोरबरी और हुन तीनों निपटा देते हैं। सबको पता है कि पहला भिखारी कौन आता है, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p 6, 3s 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 6 10 बांट दिए, एक बचा, तो यस पर कितना दे देंगे, एक। आप बाहु का हो गया, ये किसके नियम से हुआ है, आप बाउ के नियम से हुआ। अब किसके नियम से करते हैं, बोरबरी, बोरबरी के नियम से पहले कोष में कितना, 2, दूसरे कोष में कितना, 8, तीसरे कोष में कितना, 1, तो 2 8 1, तो बोरबरी के बाद किसका आता है भाई, हुंड का। हुंड का क्या होगा, 1s स्क्वायर, यस का कितना कक्षक, 1, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2s स्क्वायर, यस का एक कक्षक, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, एक सीधा एक उल्टा, 2p6, p6 में p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, 1 2 3 4 5 और 6। हुंड चाचा कहते हैं ना कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, बचता है तो जोड़ा लगाएंगे। इसे सब में सबसे पहले हमने एक एक भरा, फिर बचा तो शुरू से क्या लगाए, जोड़ा। फिर उसके बाद 3s पर 1 और यस का कितने होते हैं, 1। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए, 1, तो इसलिए अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय गुण भी रखेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो इसलिए चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, तो अ से सर जी अयुग्मित, अ से अयुग्मित, और अ से ही क्या होता है, अनुचुंबकीय। याद करने का तरीका हमने बताया था, अब प से पूरा भरा हुआ रहता, ये पूरा भरा हुआ रहता सभी, तो प से पूरा और प से प्रतिचुंबकीय। याद करने का आसान तरीका, अयुग्मित है तो अनुचुंबकीय है, और पूरा भरा है तो प्रतिचुंबकीय है, सीधा सीधा। अ से अयुग्मित, अब प से पूरा तो प से प्रतिचुंबकीय। अगर पूरा भरा रहता तो प्रतिचुंबकीय, लेकिन पूरा नहीं भरा है, अयुग्मित दिख रहा है। एक ऐसा आदमी जिसका जोड़ा नहीं लगा है, और देखो सबका जोड़ा लग गया, लेकिन ये सिंगल है, अयुग्मित है। क्लियर है, तो कैसा होगा, अनुचुंबकीय। अब इसी प्रकार से देखो, हमसे कहा नहीं था यह सब करने के लिए, हो सकता है बस उसको इतना चाहिए था, जब आ रहा है तो पूरा लिख देते, कितना हमारे समझ आएगा लिखने में जी। इसका 1s स्क्वायर कमा 2s स्क्वायर कमा 2p 6 कमा 3s स्क्वायर कमा 3p। ये भैया हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, 10 दोबारा बांट दिया गया, बचा कितना, 5। p को चाहता 6, लेकिन 5 बचा, तो हम इसको 5 ही देंगे ना, 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब बाउ के नियम से हो गया, अब किसके नियम से कर देते हैं, बोरबरी चाचा के नियम से कर देते हैं। तो पहले में कितना, 2, दूसरे में कितना, 6 2 8, तीसरे में कितना, 5 2, जोड़ते हैं, हर एक कोष वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, तो 2 8 7, और 7 का मतलब हो गया ये। बोरबरी के बाद किसकी बारी आएगी लल्ला, हुंड का। तो 1s स्क्वायर, यस का एक कक्षक, एक सीधा और एक उल्टा, 2s स्क्वायर, यस का भी एक कक्षक, एक सीधा एक उल्टा, 2p6, p के कितने ऑर्बिटल, 3, तो पहले एक एक भरेंगे, 1 2 3, अब बच गया 4 5 और 6, उल्टा भरते हैं। फिर बारी आती है भैया 3s स्क्वायर, यस का एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, 3p6, p के 3 ऑर्बिटल्स, हाँ 5, 1 2 3। अब देखो भैया चीन चीन का नहीं भरते हैं, क्रम से एक एक भरते हैं, फिर बचेगा तो जोड़ा लगाएंगे, 1 2 3 4 5 है, देते हैं क्रम से 4, और 4 के बाद कितना होगा, 5, खाली रह गया। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें भी मिल रहा है जी, अयुग्मित
इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें? 1 है। और चुंबकीय गुण बता दो कैसा जी? चुंबकीय गुण अगर पूरा भरा होता तो कैसा रहता? प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आई थिंक, ठीक है ना। हालांकि एक एक नंबर का था, इतना भी नहीं करना था, इतना कॉल करके भी छोड़ दिए होते बोरबरी तक तो हो गया होता। कर दिया हमने, तुमको पूरा बता दिया कि ताकि जानते रहो पूरी बातें, थोड़ा रिकॉल हो जाए। बी नंबर क्या कहता भैया? छठवां का बी, छठवें का बी कहता है कि समीकरण को संतुलित कीजिए। समीकरण को क्या कीजिए? संतुलित कीजिए। चलो भैया देखते हैं, संतुलित करते हैं। पहला नंबर कहता है, मतलब अनुमान विधि से संतुलित करेंगे ना लल्ला। Fe सॉलिड, H2O गैस, रिएक्शन दिया गया है Fe3O4 सॉलिड O प्लस H2 गैस। चलो भैया अनुमान विधि लगाओ। Fe1 है, Fe3 है, यहां पे कितना करेंगे? 3। ऑक्सीजन 4 है, यहां पे कितना कर देंगे? 4 एक कम 4। हाइड्रोजन 4 दुना के 8, इधर 2 है तो 4 दुना के बराबर हुआ। कितना कठिन था बराबर करना, 1 नंबर लाना, बताओ। पेपर में 1 नंबर लाना कठिन है? गुणा करके दोनों पक्ष को बराबर कर दिया। दूसरा नंबर जी, दूसरा नंबर C6H12O6 दिया गया है। एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय होता, और प्लस O2, एक्वस, O2 भी एक्वस है। और रिएक्शन क्या है भैया? CO2 एक्वस और प्लस H2O लिक्विड है। बैलेंस करो भैया। कार्बन 6 है, कार्बन 1 है, तो सीधा सीधा पहले यहीं पर ना 6 करेंगे। कुछ करना है इधर तो थोड़ी ना है, साफ साफ जो दिख रहा है उस पर गुणा करना है जी। कार्बन 6 है, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, तो सर जी हाइड्रोजन 12 करना पड़ेगा हमको। 6 दुना के 12। ऑक्सीजन देखो भैया, चेक करो, 6 दुना के 12, 12 6 18, 18 में 6 इधर दे दिया तो 6 दुना के 12, 12 6 कितना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, 6 दुना के 12 और 12 6। अब ये ना कि हेज्जा लगा के 2 से गुणा करिए 18 करने के चक्कर में पड़े। अगर इस यहां पर 2 लगा कर 18 करने के चक्कर में पड़ोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा फिर बराबर। सब कार्बन हाइड्रोजन बिगड़ेगा। सीधा सीधा दिख रहा है, कार्बन हाइड्रोजन सब बराबर है, ऑक्सीजन ही बैलेंस नहीं है। तो 6 दुना के 12, 12 6 18 हमने कर दिया। आंखों से पूरा क्लियर दिखना चाहिए। 7वां नंबर क्या कहता है लल्ला? क्वेश्चन नंबर 7, इसको क्लीन कर देना इधर का। आई थिंक ये लिख लिए होगे, चुंबकीय गुण था इसका। चलो भैया आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये छठवां का ए और बी था। 7वां का ए क्या कहता? करा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या लिखना है भैया? सभी पर टिप्पणी लिखना है। संक्षिप्त में टिप्पणी, टिप्पणी लिखिए। चलो भैया लिखो टिप्पणी। क्या लिख रहे हैं हम? इसमें पहला नंबर दिया ए नंबर, अम्लीय वर्षा। और आगे क्या दे रहा भैया? ये सब तो आसान आसान चीजें दिया है। बी नंबर दिया है तन्यता एवं आघात। याद करो ये किसमें बताया गया था? वर्धेयता, धातु अधातु के भौतिक गुण। और सी नंबर क्या है? मिसेल। चलो जी देखते फटाफट। अम्लीय वर्षा कब होती है जी? जब हम पहली बारिश होती है तो अम्लीय वर्षा के बारे में लिखना है कि वायुमंडल में लगातार धरती से उड़ रहे निकल रहे कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पृथ्वी से लगातार सड़ी गली चीजों से क्या निकलता रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पृथ्वी से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती रहती है, जो ऊपरी परत पर जाकर, ऊपर जाकर क्या होती है? वायुमंडल में एकत्रित होती रहती है।
क्या होती है, एकत्रित होती है। यह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऊपर जो जलवाष्प, जो नम हवा बह रही है ऊपरी अवस्था में, तो बादलों में जाकर ये घुल जाती है। तो बादलों में जब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगी तो जल में घुलेगी, और जल में घुलकर सबको पता है भैया कि H2O में CO2 घुलेगी तो क्या बनाता है, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। नाम क्या भैया, कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल बनाता है, जो कि पहली जब बारिश होती है, पहली दूसरी बारिश, उस बारिश के रूप में यह पहले सबसे पहले भूमि पर क्या होती है, गिरती है, जिसका पीएच वैल्यू क्या हो जाता है, हाई रहता है सामान्य पानी की अवस्था में। इसलिए इस प्रकार के वैल्यू को हम क्या कहते हैं, पीएच अम्लीय वर्षा कहते हैं, जिस अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 से हमेशा क्या होता है, कम होता है। क्लियर हुआ? क्यों कम होता है? क्योंकि उसमें जल में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी को कैसा बना देता है, अम्लीय बना देता है। एकदम से ज्यादा अम्लीय नहीं होता कि त्वचा पर गिरते ही जलने लगेगा, यह कमजोर अम्ल होता है, यह वीक एसिड है। इस वजह से इसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाता है और अम्लीय वर्षा होने लगती है। फिर से रिपीट करते हैं, कहेंगे कि वायुमंडल, पृथ्वी से लगातार उठ रहे कार्बन डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल में धीरे धीरे जाकर क्या होती है, एकत्रित होती है, जो नम हवाओं और बादलों के संपर्क में आकर वह उसमें क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं जलवाष्प में। क्योंकि ऊपर तो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है साथ में, और साथ में क्या जा रहा है भैया, जलवाष्प भी तो जा रहा है पानी भाप बन के, तो वह घुलती रहती है और बादलों में सब मिक्स हो जाता है। तो जलवाष्प में, गैसीय अवस्था के जलवाष्प में आसानी से घुल जाता है, जिसके कारण जब पहली बारिश होती है तो उस जल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, क्योंकि उस पानी में कार्बोनिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसलिए उस बारिश को कौन सी बारिश कही जाती है, अम्लीय वर्षा कही जाती है। कोई दिक्कत है? अब आती बात सर जी तन्यता क्या है। तन्यता कहेंगे कि धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। भैया जो पतले पतले तार है उस किससे बने, धातु से बने हैं ना। क्या इस लकड़ी के बोर्ड को खींचकर हम तार बना सकते हैं? नहीं। तो धातुओं को खींचने से वह क्या हो जाती है, फैलती है। धातुओं को गर्म करके खींचने से वो लगातार क्या होती हैं, फैलती हैं, जिनसे हम तार खींचते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं भैया, तन्यता कहते हैं। अब धातु को ऐसे मोड़ोगे क्या टूट जाएगा? वो मोड़ देंगे आसानी से, मुड़ भी जाती है तन्यता के कारण। इसी तन्यता के कारण धातु आराम से क्या हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम मोड़ते हैं, बेंड करते हैं, तो उनमें फैलाव होता है, खिंचाव। मोड़ेंगे तो तनाएगा नहीं, कि तना रहा है तो तन्यता उत्पन्न होती है, जिसके का वो फैल जाता है और आसानी से क्या हो जाता है, मुड़ जाती है। तो धातुओं को गर्म करने पर उनसे तार खींचा जा सकता है धातुओं से, तो इस क्रिया को तन्यता कहते हैं। आघात वर्धता क्या है? जब धातुओं पर हम आघात करते हैं, यानी पीटते हैं, तो उनमें क्या होता है, प्रसार होता है। हो गया। जब धातुओं पर हम आघात करते हैं तो धातुएं क्या होती हैं, फैलती हैं, और धातुओं को खींचने से उनमें प्रसार होता है, उनमें वृद्धि होती है, अर्थात धातुओं को खींचकर हम तार बना सकते हैं। तो इस क्रिया को तन्यता कहते हैं। और जब धातुओं पर आघात करते हैं तो धातुएं क्रमशः लगातार क्या हो जाती हैं, फैलती चली जाती हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धयता कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? ये तो बचपन से जानते चीज आ रहे हो। मिसेल को हमने कितनी बार बता चुके हैं जी, फिर से बता देते हैं। मिसेल क्या है? जब हमें पता है कि ये धूल के कण हमारे त्वचा पर, धूल या वसा के कण जब त्वचा पर हमारे चिपके होते हैं, तो साबुन के कण इसके चारों तरफ एक छल्ले के भांति क्या हो जाते हैं जी, जुड़ जाते हैं। यह क्रमशः 17 गो रहेगा, ऊपर नीचे ऐसे करके कार्बन की संख्या जितना मन उतना नहीं बना सकते हैं। हम यहाँ पे एक समझाने के लिए एग्जाम्पल बना रहे हैं। यह गिना चुना 17 ठो रहता है टोटल। हाँ 17 ऊपर नीचे। सी द्विबॉन्ड ON, हम यहाँ पे केवल समझाने के लिए बना रहे हैं, प्लस माइनस काउंट नहीं कर रहे हैं इसलिए। सी द्विबॉन्ड ON, सी द्विबॉन्ड ON, सी द्विबॉन्ड ON। तो देखो ये भैया धूल के कण हो गए, धूल मिट्टी वसा के कण हो गए। इन धूल मिट्टी वसा के कण के साथ जब त्वचा पर हमारे धूल मिट्टी और वसा के कण चिपके होते हैं, तो जब हम अपने साबुन को पानी के साथ जब त्वचा पर लगाते हैं, तो साबुन के कण इस धूल मिट्टी और वसा के कण के चारों तरफ एक छल्ले के भांति जुड़ जाते हैं, एक छल्ले के भांति जुड़ जाते हैं, जिससे किसका निर्माण हो जाता है, मिसेल का निर्माण हो जाता है।
इसी को मिसेल कहते हैं, मिसेल का निर्माण हो जाता है। और जब हम पानी डालते हैं अपने त्वचा पर तो आसानी से यह मिसेल उस धूल के और वसा के कण को लेकर हमारे त्वचा से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। ये तो विधि हमने बताया लिखाया जी, और चित्र बना दोगे, हो गया मिसेल या मिसेलीकरण। मिसेल के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, मिसेलीकरण कहते हैं जी। कठिन कोई है क्या? अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं भैया इसमें का। संचारण से आप क्या समझते हैं? ये भैया संचारण सबको पता है, अथवा क्वेश्चन इसका है 7वें का अथवा। संचारण से आप क्या समझते हैं? इससे इसकी सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। ये तो मौखिक प्रश्न है भैया। संचारण क्या है कि जब धातुओं को हम नमी अथवा जलवाष्प नमी, जलवाष्प कहें या नमी कहें, अथवा किसी रासायनिक पदार्थ के संपर्क में रखते हैं तो वह धीरे धीरे क्या होती है कि भैया नमक रासायनिक पदार्थ है, नमक में लोहे को डुबो कर रख दो, तेजी से संचारित होगा। तो जब हम किसी धातु को नमी, जलवाष्प अथवा रासायनिक पदार्थ के संपर्क में रखते हैं तो वह धीरे धीरे क्या होती है, क्षय होने लगती है, धीरे धीरे क्षय होने लगती है, जिससे कि वह कमजोर और क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है। तो इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। परिभाषा कठिन है क्या? रिपीट करते हैं। जब धातुओं को नमी, जलवाष्प तथा अथवा रासायनिक पदार्थ के संपर्क में रखते हैं तो वह धीरे धीरे, अब एक बाएगा नहीं कि एक बाएगा खत्म हो जाएगी, जादू टोना जैसा नहीं, वह धीरे धीरे क्षय होती है, खत्म होगी, जिससे वह दुर्बल, कमजोर हो जाती है और क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है। तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, हमें संचारण कहते हैं। बस समझाइए, कह दिया, काम खत्म जी। अब आगे कह रहा है कि इसके 2 उपाय लिखिए। संचारण के बचाव के 2 उपाय सबको नहीं पता है क्या? सबसे बेस्ट उपाय क्या है? गैल्वेनीकरण, ठीक है ना, नाइक्रोम, गैल्वेनीकरण, नाइक्रोम या पेंट का लेप कर दिया जाए। मामला क्लियर होना चाहिए जी। तो क्या कर दिया जाएगा, जब किसी धातु के ऊपर जिंक की हम क्या चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, जब किसी धातु के ऊपर जिंक की हम परत चढ़ा देते हैं तो वह संचारित होने से क्या हो जाती है, बच जाती है। क्लियर हुआ? तो इस क्रिया को यसद लेपन भी कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, यसद लेपन भी कहते हैं और संचारण की क्रिया भी कहते हैं, बचाव उपाय। दूसरा नंबर, जब हम किसी धातु के छड़ के ऊपर क्या कर दें, पेंट कर दें, तो पेंट करके भी उसे संचारित होने से क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। 2 ही लिखना था। तेल ग्रीस लगा देंगे तो भी वह संचारित होने से क्या हो जाएगी, बच जाएगी। क्लियर है? ये सभी संचारण के बचाव के उपाय। नाइक्रोम का लेप कर दे निकिल और क्रोमियम के मिश्रण का तो भी वह संचारण से क्या होगी, बच जाएगी। मामला क्लियर है ना? उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। ये तो बूढ़े हो गए पढ़ते पढ़ते। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखो छेपी नाम से समझना जी। कहां लिखे, यहां पर लिख देते हैं। उष्माक्षेपी और उष्माक्षेपी, उष्माशोषी है ना, क्या और कुछ तो नहीं था, शायद उष्माशोषी ही है। चलो, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी किसे का, देखो पकड़ो जी पेपर। छेपी मतलब फेंकी, छेपी मतलब फेंकी, ऐसे याद रखो। छेपी मतलब छेपना यानी फेंकना। तो उष्मा को जो निकालेगा, फेंकेंगे तो निकालेंगे ना किसी चीज को भैया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया के दौरान उष्मा क्या करती है, मुक्त करती है, त्यागती है, उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैसे लल्ला हमारे, जैसे कि अगर हम बात कर ले तो सबको पता है CaO को हम जब पानी में मिलाते हैं तो यह क्या करता है, CaOH का होल का ट्वाइस बनाता है और प्लस उष्मा क्या करता है भैया, मुक्त करता है। उष्मा अगर नहीं पता है कितना किलो कैलोरी तो सीधे प्लस में उष्मा लिख दो, खत्म, टाटा बाय बाय। पता है तो लिख दो यहां पर कि 23,000 किलो कैलोरी, ठीक है ना, उष्मा मुक्त कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। उष्मा शोषी, शोषी मतलब सोखी, शोषी मतलब सोखी, सोखने वाली चीजें ग्रहण करती है जी। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान उष्मा क्या करती है, अवशोषित करती है या ग्रहण करती है, उसे क्या कहते हैं,
उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और सबको पता है मुन्ना हमारे कि N2 प्लस H2 जब क्रिया करता है तो यह 4300 किलो 43,000 कह देंगे, किलो हटा देंगे तो किलो कैलोरी उष्मा क्या करती है, ग्रहण करती है, और यह बनाती है NH3। बराबर समझ में आया। अगर इसको हम इधर लिखना चाहेंगे, देखो अभिक्रिया के उत्पाद की तरफ उष्मा लिखिए मतलब त्याग रहा है, और अभिकारक की तरफ उष्मा लिखिए मतलब ग्रहण कर रहा है। इसको इधर अगर लिखेंगे तो माइनस में फिर हम लिखेंगे, चाहे हम ऐसे लिख सकते हैं इधर, या फिर इसको उठा के इधर क्या लिख सकते हैं, माइनस में। तो सिंपल सी साधारण सी परिभाषा, नहीं पता है वैल्यू तो यहाँ पे उष्मा भी लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन अभिकारक में याद रहे, शोषी में अभिकारक की तरफ उष्मा लिखना है और क्षेपी में किधर लिखना है, उत्पाद की तरफ उष्मा लिखना है। मामला क्लियर हुआ? बस परिभाषा में कोई कंफ्यूजन? तो क्षेपी मतलब फेंकी यानी निकालेगी, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान उष्मा मुक्त करती है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वह रासायनिक अभिक्रिया जो क्रिया के दौरान उष्मा क्या करती है, ग्रहण करती है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। फाइनली हम लोगों का सेट नंबर यह जो 4 था 2024 का क्या होता है, समाप्त। आई थिंक पूरी बातें समझ में आ गई होंगी सभी को। कोई किसी को दिक्कत?